प्यारे विद्यार्थियों, @unique+2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वैद्युत चालन जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसकी थ्योरी की क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हमने आपको बताया था कि एक जो kWh होता है, ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या ओनली यू, केवल यूनिट कहते हैं। तो यदि कोई आपसे कहे कि इनकी संख्या कैसे याद करोगे, या kWh, BTU या यूनिटों की जो संख्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इनकी संख्या हम कैसे याद करेंगे। ये हमारा kWh या फिर BTU या फिर ओनली यूनिट होगा। ये क्या होता है? वाट गुणे घंटा और गुणे दिन बटे 1000, ये एक फार्मूला होता है। अथवा ये आपको फार्मूला यूज करना होगा, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000, जो दिया होगा। जैसे मान लीजिए दिन नहीं दिया हुआ है, एक दिन के लिए निकालना है, दिन नहीं कह रहा है तो उसको 1 कर देंगे। 1 घंटे के लिए निकालना है, 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे क्या, मान लीजिए 5 बल्ब के लिए पूछ रहा है, तो ये सारी क्वांटिटी निकाल करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने उपकरणों की संख्या होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें kWh, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या ओनली यूनिट का पता चल जाएगा। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने आज के इस MCQ सीरीज को, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम Q निकाल लें। Q बराबर क्या होगा? I × T। I का मान है 3.2 और T का मान है 1, तो ये कितना हो गया? 3.2 गुना। ओके, अब Q बराबर क्या होता है? NE होता है, तो यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E हो जाएगा। ये हो गया 3.2/1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों कट जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे ऊपर जाएगा तो 10 पावर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा हुआ है, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन था, बट इजी होने के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी था। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार कक्षा में 6×10⁻1 इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6×10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है, तो लूप में धारा हो। कोई ऐसे सर्कुलर पाथ है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितनी बारी घूमता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब ये चक्कर प्रति सेकंड वाला सवाल आ जाए, क्या आ जाए? चक्कर प्रति सेकंड वाला सवाल आ जाए, तो वहां पे जो हमारा I होगा वो क्या हो जाएगा? चक्करों की संख्या और गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और बटे में जो समय दिया हो, एक्चुअली यहाँ कह रहा प्रति सेकंड चक्कर, तो प्रति सेकंड चक्कर को हम आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा? FE/T, जहाँ F क्या होगा? घूमने की या इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति होगी। अब लगा लीजिए भैया, ये हो गया हमारा I। F आवृत्ति कितना है? 6×10⁻15 है। E का मान होता है F.6×10⁻⁻19 बटे में समय 1 सेकंड की बात है तो हम 1 कर लेंगे। 1 सेकंड की बात है तो क्या कर लेंगे? 1 से कर लेंगे। भाई प्रति सेकंड की दर से घूम रहा, तो ये कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करो तो 16×6 = 96, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 1 अंक के बाद 9.6 और गुणे कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.96 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ अब ये -3 को हटा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.96 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं? मिली एम्पियर लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो
जाएगा, लूप में यही वाली धारा होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में धारा I होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग b है यदि उसी धातु के परंतु दुगुनी त्रिज्या के तार में, ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, दुगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या होगा। I बराबर होता क्या है, तो आप कहोगे NeABD होता है। अब ये त्रिज्या त्रिज्या वाला खेल है तो भैया त्रिज्या में बदल लो, ये क्या हो जाएगा INE, ए जो है ये क्या हो जाएगा πr² हो जाएगा, BD हो जाएगा। अब इसको हम पहली कंडीशन के लिए अगर मान लें तो हमारा जो I1 है वो क्या है, I1 है बराबर, यहाँ पे I नहीं रहेगा भाई, ये क्या हो जाएगा NE πr1 का स्क्वायर BD1, ठीक है BD1। दूसरी कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा I2 NE πr2 का स्क्वायर BD। अब जो जो निकालना है उनका हम क्या करेंगे, पहले मान निकालें, कैसे, इसको कर देंगे I1 अपान I2। जब ये करेंगे तो जो सेम सेम चीजें होंगी, जैसे NE पाई से NE पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर BD1 अपान में R2 का स्क्वायर BD2। अब मान रख लीजिए जो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहली कंडीशन में धारा I है तो I1 की जगह क्या हो गया I बटे में I2, I2 कह रहा है 2I हो गया है, क्या हो गया है, ये कह रहा है 2I हो गया है तो यहाँ पे हम 2I रख देंगे। R1 कितना है, R1 कह रहा है कि पहले जो धातु थी उसकी त्रिज्या से दुगना कर दिया गया है, तो अगर हम इसको R1 स्क्वायर करेंगे और ये पहले वेग क्या था B था, बटे में ये R2 क्या हो गया, इसका 2 गुना हो गया, कह रहा है दुगनी त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगा 2R1 का स्क्वायर, अब इंटू में BD2। अब जो कट जाए काट दीजिए, I1 से I1 कट गया, यहाँ क्या बचा 1/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भैया R1 स्क्वायर B अपान में ये क्या हो जाएगा 4R1 स्क्वायर और BD2, R1 स्क्वायर से R1 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ठीक है BD को इधर ले आओ, बस हमारा काम बन गया। जब BD उधर चला जाएगा तो ये BD2 इज इक्वल टू हो जाएगा B/2, यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है वो पहले का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पहले का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्या करना है, बेसिक फार्मूले से आप चलेंगे आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि स्मॉल L मीटर लंबाई व R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच B विभवांतर लगाया जाता है, कौन सा विभवांतर, B विभवांतर लगाया गया, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग BD है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या है BD है। यह तार का व्यास दुगना, व्यास का कर दिया गया दुगना, भैया व्यास दुगना करोगे तो त्रिज्या दुगनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग हो जाएगा। कह रहे हैं कि तार का व्यास क्या कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा। हमारे पास L मीटर की लंबाई है, R मीटर त्रिज्या के तांबे के तार के सिरों के बीच कौन सा विभवांतर लगाया गया है, B लगाया गया है, ध्यान दीजिएगा कौन सा विभवांतर लगाया गया है, B लगाया गया है। अब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग BD है, तो भैया हम लोग क्या जानते हैं I बराबर होता है NeABD, NeA क्या होता है BD होता है। इसमें अगर हम त्रिज्या का टर्म जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NE पाई R1 स्क्वायर BD, ठीक है। अब दूसरे बार में जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये NE पाई R2 स्क्वायर BD, जो कटना है उसको काट दीजिए, दोनों का डिवाइडेशन निकाल लीजिए, दोनों का क्या निकाल लीजिए, डिवाइडेशन निकाल लीजिए, तो BD और BD में रेशियो हमको मिलेगा। अच्छा यहाँ धारा नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है, धारा नहीं दी हुई है, विभवांतर डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है, तो हम इसको किस टर्म में सॉल्व करेंगे, विभवांतर के टर्म में सॉल्व करेंगे, धारा के टर्म में सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको जो है यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, अनुगमन वेग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो हम लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करी थी। तो जब ओम के नियम से हम लोगों ने इनकी व्युत्पत्ति करी थी तो BD बराबर हमको क्या मिला था, BD बराबर हमको मिला था ML, क्या मिला था, ML अपान NE स्क्वायर टाउ, NE स्क्वायर
टाउ मिला था, ठीक है। अब इनटू में बी भी मिला था, बी अपान, हाँ बी मिला था, बी अपान यल करके शायद आया था, सॉरी बी, ये वाला बी कहाँ आएगा, ये वाला बी इधर नीचे आएगा टाउ के साथ में, यहाँ पे आएगा। इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे, कौन से फार्मूले से सॉल्व करेंगे, इस वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको अनुगमन वेग मिल जाएगा। देखो पहले इस सवाल का बेसिक समझेंगे कि ये हमसे क्या कह रहा है। तो बेसिक में हमसे कह रहा है कि लंबाई एल मीटर है और त्रिज्या आर मीटर है, विभवांतर बी लगाया गया है, ठीक है। विभवांतर दोनों कंडीशनों में सेम है। फिर कह रहे हैं कि तार का व्यास दुगुना कर दिया गया है, तार का व्यास दुगुना करेंगे तो त्रिज्या भी दुगुनी हो जाएगी। याद रखिएगा जब तार की त्रिज्या क्या होगी, n गुना होगी, ठीक है। तो n गुना होने पर जो नया प्रतिरोध हमारा होगा R2 वो पहले वाले प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, 1/n² गुना हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा तार है इसका व्यास दुगुना किया गया है, त्रिज्या भी दुगुनी हो जाएगी। तो जो नया प्रतिरोध है R2 बराबर क्या हो जाएगा, R/4 क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। जब ये R/4 हो जाएगा तो यहाँ पे जो धारा होगी पहले की वो क्या हो जाएगी, 1/2 कई गुनी हो जाएगी। इसका सॉरी प्रतिरोध कितना हो गया, R/4 हो गया। अब यदि पहले धारा आई थी I/B/R1 था, अब दूसरी कंडीशन में धारा जो हमारी I2 हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, B/R/4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 जब ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, I2 बराबर 4R हो जाएगा। I2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा I1 बराबर अगर यहाँ पे I होगा तो I2 बराबर कितना होगा, 4I होगा। अब आ जाइए ये I1 बराबर n e पाई R1² और ये क्या दिया हुआ है BT, बटे करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे I2 इक्वल टू ये भी क्या हो जाएगा n e पाई R2 जो है R1 का दुगुना है तो 2R1 का स्क्वायर। अब इनटू में यहाँ पे हमको ज्ञात करना है तो इसको हम b ही मान के चलते हैं, जो कटने वाला है काट दीजिए, ये कट जाएगा। I1 का मान I है और इसका मान कितना है 4I इक्वल टू R1 का मान R1², BD का मान BD है, इसका वर्क करेंगे क्या हो जाएगा 4R1 का स्क्वायर B, ये इससे कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचा हुआ तो यहाँ से ये इक्वल टू क्या हो जाएगा BD। मतलब इस कंडीशन में भी अनुगमन वेग क्या रह जाएगा, BD ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, BD रह जाएगा। पहले यहाँ में प्रतिरोध से धारा, फिर धारा के बाद में हमको अपना बेसिक फार्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन है यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग BD वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा। ध्यान दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने पर ये अनुगमन वेग बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जो इनका ऊष्मीय वेग होता है वो A(U1/E(τ1) के रेशियो से बढ़ता है, तो ये इसके क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो हमारा अनुगमन वेग होगा वो वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में क्या संबंध है। किस में पूछ रहा है, धारा घनत्व। अब J बराबर होता है I/A, I बराबर होता है NEA BD अपान में A से A कैंसिल हो गया तो J बराबर क्या हो जाएगा, NEBD हो जाएगा। देख लीजिए जहाँ पे लिखा हो वही सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहीं पे लिखा हुआ ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला हमसे कह रहा है कि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर, धारा जब I है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या है, B है। यदि उसी धातु की दुगुनी त्रिज्या दुगुनी हो गई और धारा क्या हो गया, 2I हो गया, तो हमें इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा। शायद ये क्वेश्चन हम लोग एक बार कर चुके हैं, देख लेते हैं, अगर नहीं किए होंगे तो हम आपको बताएंगे। ये देखिए 3 नंबर में, किसी चालक तार में I धारा होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग B है। यदि उसी धातु के परंतु दुगुनी त्रिज्या के तार में 2I हो तो ये B/2 आया था। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सेम है, इसमें भी क्या आ जाएगा, B/2 ही आएगा। क्या आएगा, B/2 आएगा। ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की बीमा, इसको कैसे निकालोगे भाई साहब। तो ओम का नियम निकालो, B = IR, R बराबर क्या हो गया, B/E और B बराबर क्या होता है, W/,
क्यू, तो डब्ल्यू अपान क्यू इंटू आई। अब इतने की बीमा हम लिख सकते हैं। डब्ल्यू क्या है, कार्य, कार्य की बीमा क्या होती है, तो आप कहोगे कार्य की बीमा होती है एम एल टू टी माइनस टू। और फिर क्यू, क्यू की बीमा होती है ए टी, और फिर आई, आई की बीमा होती है ए। अब सबको साथ साथ कर लो, तो ये हो गया यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। देखो कहीं मिल रहा हो तो यही हो जाएगा, क्या, यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यहाँ पे ए टी माइनस थ्री है तो ये नहीं हो सकता है, ये नीचे वाला हो जाएगा। एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू प्रतिरोध की बीमा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, इसकी बीमा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता, तो भैया जो चालकता सी होती है वो 1 अपान आर के बराबर होती है, एक बटे क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लगाएंगे दशमलव लगा लें तो दशमलव से भाग करेंगे तो 2 बार करेंगे तो ये 100 होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 0.02 ओम इनवर्स, 0.002 ओम इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तांबे के तार को खींच करके 1% बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया 1%, प्रतिरोध में कितना परिवर्तन होगा, लंबाई में कितने % का परिवर्तन किया गया है, 1% का परिवर्तन किया गया है, 1% बढ़ा दिया गया है। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है कि यदि हम लंबाई को, ध्यान रखिएगा, लंबाई को कितना गुना बढ़ा दें, n गुना बढ़ा दें, तो प्रतिरोध जो है कई गुना बढ़ता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है, कई गुना बढ़ता है, n स्क्वायर गुना बढ़ता है। यहाँ जो वृद्धि की गई है प्रतिशत में करी गई है, कितना की है प्रतिशत में, यानी कि अगर पहले प्रतिरोध 100 रहा हो, लंबाई 100 रही होगी, तो अब कितनी कर दी गई है 101 कर दी गई है, यानी कि लंबाई में कितना वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। अब कह रहा है प्रतिरोध में परिवर्तन कैसा होगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको A1 L1 और A2 L2 का रेशियो निकालना होगा। अब इस रेशियो को निकालने के बाद में आप फार्मूला यूज करेंगे, R1 बराबर रो L1 अपान A1, और R2 बराबर फार्मूला यूज करेंगे रो L2 अपान में A2। R2 का जो मान निकलेगा उसके बाद में आप क्या करेंगे, R2 माइनस R1 अपान में R1 करेंगे और इंटू में 100 कर देंगे। आपको प्रतिरोध में जो भी क्या कहते हैं परिवर्तन हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इसमें 2% की वृद्धि आएगी। कितने % की वृद्धि आएगी, 2% की वृद्धि आएगी। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, एक धातु के तार को खींचकर उसकी त्रिज्या में 1% की कमी की जा रही है, तो तार के प्रतिरोध में परिवर्तन क्या होगा। तार को खींचकर कितनी कमी की जा रही है, 1% की कमी की जा रही है। मतलब ध्यान से देखिएगा, सबसे बात, अगर त्रिज्या में 1% की कमी की जा रही है, त्रिज्या में 1% की कमी की जा रही है, तो तार हमारा पतला होगा। क्या होगा, पतला होगा। अब यदि तार पतला होगा तो उसके प्रतिरोध में वृद्धि होगी, प्रतिरोध में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर तार हमारा पतला होगा तो उसके प्रतिरोध में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे भी आप लोग वही फार्मूला A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 लगाओगे। अब A1 की जगह पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर L2 करोगे, पाई से पाई काट लोगे, तो ये R1 और R2 में आपको कुछ रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो जहाँ पे हमको L1 L2 यूज करना होगा, क्या R1 बराबर रो L1 अपान A1 और R2 बराबर क्या होगा, रो L2 अपान A2 होगा। तो इनके बीच में हमको संबंध मिल जाएगा। फिर R2 माइनस R1 कर देना और बटे में R1 इंटू में क्या कर देना, 100 कर देना। इंटू में जब आप 100 कर दोगे तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि कमी हो रही है, तार पतला हो रहा है, प्रतिरोध में वृद्धि होगी, तो कितना वृद्धि हो जाएगी, 4% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक चालक की वोल्टता B तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है। चलो भैया, I और B के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, जो y अक्ष यानी कि y अक्ष पर y है, तो ये सॉरी I है, ये I हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। प्रदर्शित करता है, y अक्ष से थीटा कोण बनाती है। इससे कितना कोण बन रहा है, ये थीटा कोण बन रहा है। ठीक, तो चालक का प्रतिरोध, अरे भाई इस वाली भुजा से बनता तो ये tan थीटा होता, इस पे बन रहा है तो सीधा सीधा काट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा। अगर y अक्ष से इसका कोण हमको मिल रहा है, b अपान I करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काट थीटा हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर x अक्ष पे यही कोण बन रहा होता तो प्रतिरोध हमारा क्या होता, tan थीटा होता। क्या होता, tan थीटा।
एक्चुअली में जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी वो ये जानते होंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक रेखा का समीकरण होता है, जहाँ पे जो यम होता है वो रेखा की प्रवणता या ढाल होती है, और जो प्रवणता या ढाल होती है उसको tan से ज्ञात किया जाता है। किससे ज्ञात किया जाता है? tan से। अब अगर x अक्ष से बन रहा होता तो ये सीधा सीधा ट्रायंगल बनता, tan आता। y पे बन रहा है, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? tan का जो उल्टा होता है तो वो क्या होता है? काट ही होता है। यानी कि 1/tan करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा? काट ही मिलेगा। उसी पर ये इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई, तार की लंबाई कई गुना की गई है? 2 गुना की गई है। तो 2 गुना करेंगे तो R2 बराबर n स्क्वायर R1 लगा देंगे। R2 बराबर क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 50 था, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। देखो कहाँ है ये, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में दिए गए, भाई चित्र तो इसमें है ही नहीं, तो चलो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। 50 ओम प्रतिरोध के एक समान तार को, 50 ओम का प्रतिरोध था, 5 बराबर भागों में काटा गया, इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं कराए दे रहा हूँ, बट ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। संयोजन जो था प्रतिरोधों का वो हटा दिया गया है। 50 ओम का प्रतिरोध था, 5 बराबर भागों में बांटोगे तो ये क्या हो जाएगा? 50/5, एक भाग का मान यानी R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 बराबर R5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 ओम। अब इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 1 2 3 4 और एक बार और करेंगे, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। संयोजन का सवाल आपके चैप्टर से हटा दिया गया है, तो इसको हम लोग अगर आएगा तो स्किप करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, रो का मात्रक पूछ रहा है, रो बराबर क्या होता है? RA/L। R का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर, तो क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि आपको n एक समान तारें दी गई हैं, इनको भी जोड़ा जा रहा है, तो ये आपके सिलेबस से हट चुका, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया एक बार कर लीजिए। n एक समान तारें दी गई हैं, प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध x आता है, और जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। देखो भाई, हमारे पास n तारें हैं, इनको किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में। तो 1/R प्लस, इसको R1 मान लीजिए, 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1/R होगा। कितनी बार? n टाइम। तो एक को एक बार जोड़ो 1 आता है, 2 बार जोड़ो 2 बार आता है, 3 बार जोड़ो 3 आता है, n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/R1 इज इक्वल टू हो जाएगा n/R। और इस तरीके से ये जो हमारा R1 है ये क्या हो जाएगा? R/n। इसकी वैल्यू हमें x दी हुई है, क्या दी हुई है? x दी हुई है। कह रहा है इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे ये R2 क्या हो जाएगा? R प्लस R प्लस R प्लस डॉट डॉट n टाइम। n बार जोड़ोगे तो ये R2 बराबर क्या हो जाएगा? nR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? nR हो जाएगा। अब हमें इसमें और इसमें संबंध निकालना है, तो कर दो भाई। R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? R1 का मान कितना था? R/n, और ये क्या था? nR। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ये नीचे अगर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? R1/R2 बराबर n स्क्वायर, यहाँ से 1/n स्क्वायर होगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर ऑफ R1, R1 का मान x दिया हुआ था, n स्क्वायर R1 करोगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर x। देखो ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब ये भैया श्रेणी क्रम समांतर क्रम जोड़ रहे हैं, बाद में देख लीजिएगा, इसमें भी हमारे ख्याल से यही जोड़ा जा रहा है, तो ये जोड़ने वाला सवाल हम लोग हटा लेंगे। ठीक है, इस संयोजन का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग हटा लेंगे। यहाँ पे पहुंचे, क्या है? किसी चालक की प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है? इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक के पदार्थ पर निर्भर करती है। रो बराबर क्या होता है? E/J होता है। यही अगर ये पूछ रहा होता R, तो R किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों बातों पर निर्भर, इस बात का ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? दोगुना कर दिया गया है। तो R2 बराबर दोगुना करोगे कितना हो जाएगा? यानी स्क्वायर R1 होता है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 का गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 के 10 की घात -8 ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध क्या होगा? ये रो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रो। ये कह रहा है 50 सेंटीमीटर घन है, तो यहाँ से हम ए निकालेंगे। क्या हो जाएगा? 50 गुणे 10 की घात -2 और गुणे 50 गुणे 10 की घात -2। 50 और 50 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -4, तो इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। अब इसके लिए यल भी हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब हमको आर निकालना है। आर बराबर होता है रो यल अपान में ए। ठीक। अब देखो भाई, रो का मान कितना दिया हुआ है? रो का मान दिया हुआ है 50 गुणे 10 की घात -8, 10 की घात -8। यल का मान कितना दिया हुआ है? 50 गुणे 10 की घात -2 बटे में ए का मान कितना दिया हुआ है? 25 गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 से ये कट जाएगा। 50, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। कितना हो गया? ये हो गया 100। कितना हो गया भैया? 100 गुणे 10 की घात -8, जिसको लिख सकते हैं 10 की घात -6 ओम। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 10 की घात -6 ओम हो जाएगा। मैग्नीन का जो तार था इसका प्रतिरोध ये निकल करके आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट चालकता का मात्रक। किसका मात्रक पूछ रहा है? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता जो होती है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर होता है 1/रो। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट मात्रक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। अब ये भैया चाहे बेलनाकार हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें मेन ये है प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता। ठीक है, इन दोनों पे पहुंचना है। क्या कह रहा है? प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता। तो जो प्रतिरोधकता होती है वो रो होती है, विशिष्ट चालकता सिग्मा होता है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। ठीक। तांबे का होगा तो उसका अलग होगा, लोहे का होगा अलग होगा, चांदी का होगा अलग होगा। और ये जो सिग्मा वाले चाचा जी हैं ये 1/रो के बराबर होते हैं। तो दोनों के दोनों किस पर निर्भर करेंगे? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। किस पर निर्भर करेंगे? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R तथा 2R एक वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात निकालना है। अब ये समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो दोनों के सिरों का विभवांतर B समान होगा। सबसे पहले H1 निकालने, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, B² और इंटू में T। ठीक। तो ये H1 हो गया। क्या है? ये R है। H2 क्या हो जाएगा? B² इंटू में T। दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो कुछ हमें कटता हुआ दिख रहा है। क्या? B² से B², R से R कटेगा, T से T कटेगा। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। तो H1/H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। अब हमें यही तो रेशियो निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा? 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1। यहाँ से रेशियो फाइंड करेंगे तो H1:H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1। क्योंकि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी पर, यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 40 वाट 220 वोल्ट और फिर 60 वाट 220 वोल्ट की लाइन से जोड़े जाते हैं, उनके प्रतिरोधों में अनुपात। तो ये P1 दिया हुआ है, ये P2 दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है। अब P1 और P2 के हिसाब से हमें B का अनुपात निकालना है। तो P का एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, B²/R। ये P1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा भैया? B²/P1। और वैसे ही R2 बराबर क्या हो जाएगा? B²/P2।
E2। जब हम डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अब हमको क्या मिलेगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू P2 अपान P1। P2 का मान 60 दिया हुआ है, P1 का मान कितना दिया हुआ है 40। जीरो से जीरो कट गया, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना बचा 3/2। तो यहाँ से R1 रेशियो R2 बराबर क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। ठीक, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर हम आप लोगों को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।